दिशांक फ्रॉम दिशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका सेक्शन 4 आपका चैप्टर 2 का है। ठीक है, तो इसमें पढ़ते हैं। हमने सेक्शन 3 में पढ़ा था कि अगर कोई नॉन एससी, ठीक है, किसी एससी के साथ एट्रोसिटीज करता है तो क्या क्या सजा उसे मिलेगी। ठीक है, तो आज हमें इसमें बात करनी है कि पनिशमेंट फॉर निग्लेक्ट ऑफ ड्यूटीज। यहाँ पर किसकी ड्यूटीज की बात करी गई है। एक पब्लिक सर्वेंट जब अपनी ड्यूटी को निग्लेक्ट करता है टूवर्ड्स किसकी तरफ, एससी एसटी के अगेंस्ट में। ठीक है, मतलब एससी एसटी के लिए उसकी कुछ ड्यूटीज हैं और वो अपनी ड्यूटीज को नहीं निभाता तो उस पर ये सेक्शन लगता है। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, उसके पास एक एससी एसटी आता है और कहता है कि हमारे साथ सेक्शन 3 वाले ऑफेंस हुए हैं। ठीक है, कि मेरे मुंह में कुछ गंदी चीज डाली है, ये वो सब कुछ। अब ये उसकी एफआईआर रजिस्टर नहीं करता। ठीक है, तो हालांकि इसकी एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहा तो 166A आईपीसी का ऑफेंस भी लगेगा, साथ ही साथ में आपका एससी एसटी एक्ट का सेक्शन 4 भी लगेगा। ठीक है, तो अब जैसे देखते हैं, whoever being a public servant but not being a member, तो यहाँ पर भी ऑब्वियस बात है, जो वो पब्लिक सर्वेंट है वो कौन होना चाहिए आपका, आपका नॉन एससी एसटी होना चाहिए। यानी कि एक्यूज जो होगा पब्लिक सर्वेंट, यहाँ पर कौन होगा, नॉन एससी एसटी होगा। ठीक है, पब्लिक सर्वेंट में कौन आते हैं आपके, आईएएस ऑफिसर, ये सारे जितने भी है सब आते हैं। ठीक है, अगर वो अपनी ड्यूटी नहीं निभाता, ठीक है, तो उसे कितने महीने की सजा मिलेगी आपका, नॉट लेस देन भी 6 मंथ, बट आपका विच में भी एक्सटेंड टू 1 ईयर, 6 से लेके आपका 1 साल तक की हो जाएगी। द ड्यूटीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट, आपका क्या उसकी ड्यूटीज है, अब उसकी बात करी गई है। टू रीड आउट द इन्फॉर्मेंट। अब देखिए यहाँ इन्फॉर्मेंट की बात कौन है। यहाँ पर मान लीजिए, जरूरी नहीं है एफआईआर हमेशा एक आपका विक्टिम ही दे। ठीक है, मान लो मैं एक नॉन एससी हूँ, ठीक है, और मुझे पता चला कि मेरे एक दोस्त है वो एससी एसटी है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं सेक्शन 3 वाले। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, उनकी एफआईआर दर्ज करवा दूंगा। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेंट मैं हो गया। तो अब यहाँ पर पुलिस वाले ने मेरे को पढ़ के नहीं बताया कि क्या है इसमें क्या नहीं है, या ओरली मेरी एफआईआर को लिखा नहीं। ठीक है, रिड्यूस टू राइटिंग का मतलब अगर मैंने ओरली बोला तो उसे राइटिंग में लिख के देगा। ऑफिस इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, यहाँ पर ऑफिस इंचार्ज कौन होता है, एसएचओ। ठीक है, बिफोर साइनिंग ऑफ, जैसे मान लीजिए एफआईआर है, ठीक है, अब उसने मेरे को ये पढ़ के क्या क्या लिखा है इसमें, क्या क्या नहीं लिखा, मुझे पढ़ के नहीं सुनाया और मेरे साइन करवा लिए पहले ही, तो उसमें उसकी निगलेक्ट ड्यूटी मानी जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। टू रजिस्टर्ड कंप्लेंट एफआईआर अंडर दिस एक्ट, मतलब इस एससी एसटी एक्ट में एफआईआर लिखी जाएगी। फिर दूसरी बात करता है आपका, तीसरी बात करता है कि फर्निश अ कॉपी ऑफ फॉरवर्ड टू द इन्फॉर्मेंट, यानी कि जो इन्फॉर्मेंट होगा उसे कॉपी दी जाएगी किसकी, एफआईआर की। ठीक है, जल्द से जल्द, फॉरवर्ड का मतलब जल्द से जल्द। ठीक है, टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम और विटनेस, उसकी विक्टिम की और विटनेस की, जो विक्टिम होगा, जो हमने पढ़ा था विक्टिम कौन होता है, ठीक है, विटनेस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी जाएगी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है, टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन, टू फाइल चार्जशीट। चार्जशीट कितने टाइम में फाइल होगी, 60 डेज में फाइल होगी, मैंडेटरी प्रोविजन है। ठीक है, 60 दिन के अंदर फाइल उसने करनी है। ठीक है, और अगर डिले होगा तो राइटिंग में रीजन देना पड़ेगा कि क्यों आपका डिले हुआ है, 60 डेज से ज्यादा अगर डिले हो गया। पर सबसे बड़ी बात है कहाँ पर चार्जशीट फाइल होगी। देखिए, आपका सीआरपीसी की जनरल प्रैक्टिस बोली जाए तो ये है कि आपका जो इलाका मैजिस्ट्रेट है, जैसे मान लो जो एट्रोसिटी का ऑफेंस हुआ वो आपका यहाँ पर शादरा में हुआ। ठीक है, तो शादरा में जुडिक्शन बनी, ठीक है, प्लेस ऑफ ऑफेंस के हिसाब से। अब यहाँ पर ऑफेंस हुआ तो यहाँ के मैजिस्ट्रेट के पास से जाएगा, फिर ये ऊपर की कोर्ट में कमिटल होगा। ठीक है, अगर वो सेशन ट्रायल केस है तो। बट आपका यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, जो चार्जशीट फाइल होगी वो स्पेशल कोर्ट होगी, जो एस सी एस टी एक्ट की बनाई गई है। अभी हमें पढ़ना है कि एस सी एस टी एक्ट में स्पेशल कोर्ट्स कौन कौन सी आती हैं, उन्हीं के पास चार्जशीट फाइल होगी। यहाँ पर मैजिस्ट्रेट का कोई, इलाका मैजिस्ट्रेट का कोई रोल नहीं होगा। सीधा जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा वो कहाँ पर फाइल करेगा चार्जशीट, आपका स्पेशल कोर्ट में फाइल करेगा। और कितने टाइम में करेगा, 60 डेज में। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टू करेक्टली प्रिपेयर, फ्रेम और ट्रांसलेट एनी डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड, तो जो भी आपका पब्लिक सर्वेंट होगा, एफएसएल बनाने वाले, रिपोर्ट बनाने वाले, जो भी इलेक्ट्रॉनिकल डॉक्यूमेंट है उसको सही से ट्रांसलेट करेगा, सही से बनाएगा। ठीक है, टू परफॉर्म एनी अदर ड्यूटी स्पेसिफाई अंडर दिस एक्ट और अंडर रूल अंडर, और जो भी इसमें पब्लिक सर्वेंट के रूल्स बताए गए हैं उनको ड्यूटीज को निभाएगा। Provided at the charge in this regard against the public servant shall be booked on the recommendation of administrative inquiry, और यहाँ पर किन के एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी के बाद उसके ऊपर चार्जेस फ्रेम हो जाएंगे। द कॉग्निजेंस इन दिस रिस्पेक्ट डिलेशन ऑफ द स्पेशल कोर्ट, अब इसका जो कॉग्निजेंस होगा वो आपका डायरेक्ट कोर्ट लेगी। यानी कि देखिए, जो कोर्ट चार्जशीट लेती है वही कॉग्निजेंस लेती है। ठीक है, तो जनरल प्रैक्टिस में सीआरपीसी की क्या कहती है कि आपका मैजिस्ट्रेट ही कॉग्निजेंस लेगा, पर यहाँ पर नहीं है, स्पेशल कोर्ट ही सीधा कॉग्निजेंस लेगी। यहाँ पे मैजिस्ट्रेट का कोई रोल नहीं होगा, कॉग्निजेंस कौन लेगा, स्पेशल कोर्ट ही लेगा। कॉग्निजेंस मतलब जुडिशियल माइंड अप्लाई करेगा। ठीक है, और जुडिशियल माइंड कब अप्लाई होता है, आपका चार्जशीट आने के बाद।
अब बात करते हैं सेक्शन 5 की। सेक्शन 5 कहता है आपका कि एनहांस पनिशमेंट सब्सिक्वेंट कन्विक्शन। अगर मान लीजिए दूसरी बार कोई सेक्शन 3 में या सेक्शन 4 में पनिशमेंट जो दे रखी है दोबारा कन्विक्टेड हो जाता है तो आपका उसे 1 साल तक की तो सजा एक्सटेंड मिलेगी। यानी कि जैसे मान लीजिए मैंने अगर सेक्शन 3 का ऑफेंस करा, आईपीसी का कोई ऑफेंस करा, तो दोबारा करा और कन्विक्टेड में फर्स्ट में कन्विक्टेड होल्ड हो गया, मैंने दोबारा कोई ऑफेंस करा 3 का, 4 का, SC/ST एक्ट का या आईपीसी का भी, ठीक है, तो दूसरी बार हो गया तो मेरे को 1 साल की इनहेंस्ड पनिशमेंट और मिलेगी। जो इनकी पनिशमेंट मिलेगी दूसरी बार वो तो मिलेगी 3 और 4 में अगर ऑफेंस वाली कोई पनिशमेंट है तो आपका इसकी पनिशमेंट मुझे अलग से मिलेगी, 1 साल की पनिशमेंट और बढ़ जाएगी, ठीक है, जो भी मेरी पनिशमेंट होगी। अब सेक्शन 6 ये कह रहे हैं कि जो आपका आईपीसी के जो चैप्टर्स हैं और सेक्शंस है वो आपका इसमें SC/ST एक्ट पे भी लागू होंगे। जैसे कि आपका सेक्शन 34 किसकी बात करता है, आपका कॉमन इंटेंशन की बात करता है। जैसे मान लो मैं और मेरे दोस्त मिलके किसी SC/ST के साथ सेक्शन 3 वाला ऑफेंस कर देते हैं या सेक्शन 4 वाला ऑफेंस कर देते हैं, अगर वो पब्लिक सर्वेंट हूं मैं तो, ठीक है, और मेरे सारे पब्लिक सर्वेंट है तो, और एट्रोसिटीज वाला करते हैं तो हमें इसमें आपका नॉर्मल एक पर्सन की तरह होता है, इसमें पब्लिक सर्वेंट का रोल नहीं होता इसमें, अगर अनलेस अनटिल उसमें प्रोविजन दे रखा है लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्शन 34 का मतलब होता है कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन के साथ कुछ ऑफेंस करा तो आपका 34 आईपीसी का पढ़ा जाएगा। और चैप्टर 3 बात करता है आपका पनिशमेंट की, पनिशमेंट कब दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, वो वाली बात है। चैप्टर 4 बात करता है जनरल एक्सेप्शन भी माने जाएंगे। चैप्टर 5 कहा जाता है आपका कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, 120 बी और ये वो सब बात है। मान लो हम मैं और मेरे गांव वाले क्या करते हैं कि हमारे यहाँ जो एससीज हैं उनको निकालने की कोशिश करते हैं, तो हमने क्या करा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी है, किसकी, सेक्शन 3 की, ठीक है। तो हमने अब ये 120 भी तो यहाँ कहीं दे नहीं रखा एक्ट में, तो आईपीसी का देखा जाएगा, ठीक है। 5A की बात करता है आपका, और 149 करता है अनलॉफुल असेंबली की बात करता है, ठीक है। आपका चैप्टर 23 अटेम्प्ट की बात करता है, 511 की बात करता है आईपीसी के, ठीक है। तो आईपीसी के ये वाले चैप्टर्स भी आपका SC/ST एक्ट में भी अप्लाई होंगे। अब बात करते हैं फॉरफिट ऑफ प्रॉपर्टी सर्टेन person who has been convicted of any offense punishment under this act special court may in addition awarding any punishment or order in writing to declare any property movable immovable or both belong the person has been commission of that shall be forfeit to the government। अब यहाँ पर क्या होगा, जो स्पेशल कोर्ट होगी, ठीक है, वो क्या करे, या तो कन्विक्टेड है या उस पर केस चल ही रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी को आपका सीज कर लेगी, अगर कन्विक्टेड हो गया तो भी, या इन एडिशन अगर उस पर केस अभी चल रहा है, अभी वो सिर्फ अक्यूज है तो उसकी प्रॉपर्टी को सीज करके रख लेगी, ठीक है। यहाँ पर सिंपल सी बात ये करेगी कि प्रॉपर्टी को सीज करके जाएगा। belong to him shall during the such trial be attached where their trial ends in the convicted property so attached shall be liable for forfeit and extent। यानी कि देखिए जैसे कि अगर ट्रायल चल रहा है, ठीक है, यहाँ पर अभी आपका केस दर्ज हुआ और प्रॉपर्टी को अटैच करने का है, वो प्रॉपर्टी एक्यूज की क्या मूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, तब भी अटैच कर सकती है। ट्रायल के बाद कन्विक्टेड होल्ड हो गया तो भी अटैच कर सकती है, पर जब वो एक्विटल हो गया यानी कि बरी हो गया तो वो प्रॉपर्टी रिलीज कर देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिजम्पशन की। सेक्शन 8 बात करता है आपका प्रिजम्पशन की। देखिए ये सबसे जहां पर ये प्रिजम्पशन आ जाता है ना और शेल वाला प्रिजम्पशन आ जाता है तो केस थोड़ा सा अक्यूज के अगेंस्ट चला जाता है, ठीक है, थोड़ा सा केस चला जाता है, ठीक है। ये बहुत हार्ड वाली है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ बोला जाता है इसे शेल वाली को, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ मिक्स्ड प्रिजम्पशन चलती है। प्रिजम्पशन का मतलब होता है अनुमान लगाना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, अगर मान लीजिए, पहले तो मैं आपको शेल प्रिजम्पशन बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए शेल प्रिज्यूम लिखा हुआ है, यहाँ पर भी देखिए शेल बी प्रिज्यूम लिखा है, यानी कि माना ही माना जाएगा। यहाँ पर भी शेल है, तो शेल का मतलब क्या है, ठीक है, शेल का मतलब है कि जनरली क्या होता है, आपका जो केस विक्टिम होता है उसी को प्रूफ करना होता है अक्यूज के ऊपर, ठीक है, जो विक्टिम होता है उसी को अपना उसको केस प्रूफ करना होता है अक्यूज के ऊपर, ठीक है, अक्यूज को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता, जहाँ शेल की प्रिजम्पशन होती है ना तो कोर्ट मान के चलती है कि इसके साथ तो गलत हुआ ही हुआ है, ठीक है, इसने इसको प्रूफ करना है कि इसने गलत नहीं करा, ठीक है। तो देखिए कितना फर्क आ गया कि अगर मान लीजिए मैं SC हूँ, ठीक है, और मैंने कह दिया कि जी मेरे को इन्होंने प्रताड़ित करा है, तो कोर्ट मान के चलेगी प्रताड़ित तो हुआ है ये बेचारा, ठीक है। और अब जो अक्यूज होगा, जो नॉन SC होगा, उसको सबूत लेकर आने पड़ेंगे कि उसके साथ उसने ये चीज नहीं करी है, तभी वो बरी होगा, ठीक है। आपका रेप में भी कुछ ऐसी प्रिजम्पशन होती है। अब जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए द अक्यूज रेंडर एनी फाइनेंशियल assistance in relation of offense committed the person accused reasonably suspected committing any offense chapter under this shall presume it true। देखिए इसे सिंपल से ऐसे समझिए कि ए वाली प्रिजम्पशन ये कह रही है कि जैसे मान लीजिए मैंने किसी को फाइनेंशियल हेल्प करी है और कहा कि जा तू इसको जाकर परेशान कर इस पे, और ऑफेंस मैंने करा सेक्शन 3 वाला, ठीक है, SC/ST एक्ट वाला, और क्या बात हो रही है यहाँ 34 की बात हो रही है, 120 बी की बात हो रही है, तो ये माना जाएगा कि हाँ इन सब ने मिलकर ये काम करा है,
ठीक है, मतलब मान लो हमने और मैंने किसी को पैसे देके कहा कि जाओ उसके मुंह में कुछ डाल किया, ठीक है, गंदी चीज डाल करा, तो ये माना ही जाएगा कि हाँ ये करा इन्होंने, ठीक है। अब ये वाला बी क्या कह रहा है, ग्रुप ऑफ पर्सन कमिटिंग अंडर दिस ऑफेंस प्रूव दैट सीक्वल आपके माने जाएंगे कि जो सीक्वल चले हैं, ठीक है, ऐसा हुआ, एक बार हुआ, दो बार हुआ, फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन 34 वाली बात यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है, 34 वाली बात यहाँ पर है कि फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन यानी कि एक के साथ प्री प्लान्ड इन्होंने करा है, ये माना ही जाएगा। जैसे मैं और मेरा दोस्त क्या करते हैं, हम दोनों नॉन एससी है और ये मोहन एससी है, उसके साथ उसको जूतों की माला पहना देते हैं, ठीक है, तो ये माना ही जाएगा कि हम दोनों के इंटेंशन थे। तीसरी प्रेजम्पशन आपकी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2015 की में ऐसे आया। द अक्यूज वाज हैविंग पर्सनल नॉलेज ऑफ द विक्टिम एंड हिज फैमिली, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट अक्यूज वाज अवेयर ऑफ द केस ऑफ ट्राइबल आइडेंटिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए मैंने किसी की रॉबरी करी है, ठीक है, आपका रॉबरी करी है, ठीक है, या रॉबरी करी है, डकैती करी है, कुछ भी करी है, और मुझे, और वो एक एससी है, हालांकि मुझे पता नहीं था, पर कोर्ट ये मान के चलेगी कि आपको पता था कि ये एससी एसटी है, तो यानी कि अगर कोई भी ऑफेंस, जैसे मान लीजिए कोई वुमेन है, ठीक है, उसको इसके साथ कोई ऑफेंस हो गया, 354 बी का ऑफेंस हो गया, पर उसको सच में नहीं पता था, ठीक है, कि ये जो वुमेन थी वो आपकी एससी एसटी थी, पर तब भी कोर्ट मान लेगी कि ये जो वुमेन है वो आपका एससी एसटी से बिलोंग करती है, और एक्यूज को पता था कि ये वुमेन जो है वो आपका एससी एसटी से बिलोंग है। बट अगर एक्यूज प्रूफ ले आया कि नहीं सच में मुझे नहीं पता था कि एससी एसटी वुमेन जो है वो बिलोंग नहीं करती उस जाति से, तो कुछ छूट जाएगा, अदरवाइज कोर्ट तो मान के चलेगा कि आपको पता था कि ये है, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रिजम्पशन इतनी खतरनाक। तो अब सेक्शन 9 क्या बात करता है, सेक्शन 9 ये बात करता है कि अगर यहाँ पर कोर्ट का मतलब क्या है, सीआरपीसी, सीआरपीसी कुछ भी कहता हो नहीं माना जाएगा, ठीक है। अभी क्या माना जाएगा, जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, अगर स्टेट गवर्नमेंट किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर को, ठीक है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का गवर्नमेंट ऑफिसर को कह देता है कि आप आज के बाद एससी एसटी एक्ट के केसेस देखेंगे, ठीक है, तो उसको पुलिस वाली पावर आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल बनाते हैं, मैं स्टेट दिल्ली गवर्नमेंट के कोई भी डिपार्टमेंट मान लीजिए, मैं वहाँ के आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ, ठीक है। अब मुझे स्टेट गवर्नमेंट ने वहाँ की कह दिया कि अब आप यहाँ के एससी एसटी एक्ट के केस देखेंगे इस डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है। तो अब मैंने वहाँ के एससी एसटी एक्ट के केसेस देखता हूँ, तो वहाँ उनकी इन्वेस्टिगेशन, उनको जो अक्यूज होंगे उनको अरेस्ट करना, सब कुछ करने की पावर मुझे आ गई। हालांकि मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, तब भी मुझे पुलिस की पावर आ गई है, ठीक है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने कह दिया है। तो स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट फाइल करना, ये करना मेरी पावर में आ गया, ठीक है। और जितने भी पुलिस ऑफिसर्स होंगे वो मुझे शेल असिस्ट, मतलब असिस्ट करेंगे मुझे, ठीक है। जो भी मुझे हेल्प चाहिए वो पुलिस वाले मुझे उस केस से रिलेटेड हेल्प करेंगे, और सिर्फ किसको, एससी एसटी वाले केसेस को, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है द प्रोविजन ऑफ दिस कोर्ट शेल फार एज फार अप्लाई इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ ऑफिसर्स, ठीक है। तो यहाँ पर उनको पूरी पावर आ जाएगी। तो देखिए हमने ये पढ़ा, ये हमारा आज का तो इतना हो गया, हमने ये पढ़ा कि आपका पावर की बात करिए कि यहाँ पर क्या क्या पावर की बात हुई, ठीक है। जैसे सेक्शन 7 में थोड़ा सा ये था कि आपका जो अक्यूज्ड होगा, ठीक है, अक्यूज्ड को आप अगर उसको प्रॉपर्टी भी उसकी फोरफिट करी जा सकती है इनहेंस पनिशमेंट की तरह, ठीक है, कि उसकी पनिशमेंट में उसकी प्रॉपर्टी को भी इनहेंस करा जा सकता है। हालांकि जनरल प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता, बट उसकी अगर मान लो एक्यूज कन्विक्टेड हो गया, घोषित हो गया, यानी कि दोषी साबित हो गया, तो उसकी प्रॉपर्टी को भी फॉरफिट कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।